नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्स विद पराग में। और हम आपके लिए लाए हैं एक कंप्लीट कोर्स की सीरीज जिसमें हम आपको कक्षा 10 के गणित की एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स डॉक्टर मनोहर रे के बारे में बात करेंगे। इस किताब के सभी अध्यायों का हम सभी प्रश्नावलियों का हम प्रश्न बाई प्रश्न हल करेंगे और हम सारे प्रश्नों का हल अच्छी तरीके से सरल भाषा में आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसमें वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, फिर बहुपद पढ़ेंगे, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म पढ़ेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समांतर श्रेणियाँ, उसके बाद त्रिभुज, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, फिर त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे, सांख्यिकी पढ़ेंगे और प्रायिकता पढ़ेंगे। इन सभी चैप्टर्स के सभी प्रश्नावलियों का हम अध्ययन बड़ी आसान और सरल भाषा में सूत्रों का सरल भाषा में प्रयोग द्वारा करेंगे, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे और आपको 100% सफलता प्राप्त होगी और आप गणित के विभिन्न आयामों को अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं अपना कोर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला वाला अध्याय। तो पहला अध्याय हमारा वास्तविक संख्याएं। तो हम वास्तविक संख्याएं शुरू करने से पहले हम वास्तविक संख्याओं का परिचय कर लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? वास्तविक संख्याएं होती हैं सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इनको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1, 3/5, -4, 3 √2/5, 7 √7। अब ये जो सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं तो इनको भी समझ लेते हैं। अभी वास्तविक संख्याओं को दो भागों में हमने तोड़ दिया, परिमेय संख्याओं में और अपरिमेय संख्याओं में। तो अपरिमेय क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं उनको बताते हैं। तो जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जहाँ पर Q जो होता है ना, Q 0 के बराबर नहीं होता है, Q एक पूर्णांक होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 4/5 हो गया, (2 हो गया, -1 हो गया, 7/3 हो गया। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकें। जैसे अभाज्य संख्याओं के अंडर रूट हो गए, √7 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, इस तरीके से। अपरिमेय संख्याओं को भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे इनको हम पूर्णांक और भिन्न संख्याओं में, भिन्न संख्याओं को अपूर्णांक भी कहा जाता है, इनको हम अपूर्णांक भी कहते हैं, अपूर्णांक। तो अपूर्णांक भी कहते हैं। जैसे ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये पूर्णांक हो गए, और ये भिन्न संख्याएं हो गई जो बटे में होती हैं P/Q के रूप में। 3/5, 4/5, 7/3 ये भिन्न संख्या हो गई। अब हम पूर्णांक भी तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे धन पूर्णांक हो गया, और शून्य हो गया, और ऋण पूर्णांक हो गया। धन पूर्णांक में सारी संख्या आती हैं 1, 2, 3, 4, ये धन वाली संख्या आती हैं। फिर शून्य आता है, और ऋण पूर्णांक में -1, -2, -3, -4 जो पूर्ण संख्या होती हैं उनके ऋणात्मक जो मान होते हैं उन्हें ऋण पूर्णांक कहा जाता है। और पूर्ण संख्याओं के धनात्मक मान को हम उनके धनात्मक मानों को क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं, और शून्य अलग से। तो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4 इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसमें प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य मिला लिया जाए, तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य हम मिला लेते हैं तो दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 डैश अनंत तक होती है। अब दोस्तों हम कुछ और भी तथ्यों पर बात कर लेते हैं जो हमारे वास्तविक संख्याओं की जो प्रश्नावली पहली आएगी, प्रश्नावली 1 के, तो उसको हल करने से पहले हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों इनको हम सीख लेंगे तो हम प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है। अगर हम कॉन्सेप्ट को रटेंगे तो हम सवालों को तुरंत तो हल कर पाएंगे, लेकिन लंबे समय तक वो हमें याद नहीं रहते, फिर हम सवालों को दोबारा से नहीं कर पाते हैं या करने में परेशानी आती है। तो एक बार आप मैथ का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो फिर आप कई सवालों को अपने आप भी कर लेंगे। अगर हम हल भी नहीं कराएंगे फिर भी आप कर लेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इसके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते हैं आज, फिर कल हम प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो मित्रों यहाँ से बिल्कुल ध्यान से बातों को सुनिएगा, हम आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा देंगे।
तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? तो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा स्वयं से विभाजित होती हैं, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23 ये स्वयं से विभाजित होती हैं, तो इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो कंपोजिट नंबर। तो जिन संख्याओं के एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 15 और 20 यहाँ पे क्या है? भाज्य संख्याएं। तो इनके गुणनखंड क्या हुए? 15 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 5 और 20 के गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5। यहाँ पे 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और 2, 2, 5 भी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो जिन संख्याओं इसमें 2 हैं, इसमें 3 गुणनखंड है, तो 2 से 2 है या 2 से अधिक है तो 2 1 से अधिक होना चाहिए, 1 से अधिक हो या 2 से अधिक हो तो वो हमारी संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी जो भाज्य संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंडों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात उनका मासा 1 हो। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए साथ में जिनके गुणनखंड तो हों लेकिन वो एक दूसरे से मैच ना करें। जैसे 15 और 14 कैसी हैं? सहभाज्य संख्याएं। जैसे देख लेते हैं 15 14 गुणनखंड करें तो 15 गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 हो जाएगा और 14 का हो जाएगा 2 गुणे 7। तो देखो यहाँ 15 गुणनखंड 3 गुणे 5 है और 14 गुणनखंड 2 गुणे 7 है, लेकिन क्या इनके दोनों के गुणनखंड आपस में मैच कर रहे हैं? कोई उभयनिष्ठ है? तो नहीं है। इसमें 3 और 5 है, इसमें 2 और 7 है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात इसका जो HCF होगा 1 होगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे 25 है तो 25 से गुणनखंड 5 गुणे 5 हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का गुणा 4 बार। इसमें इसके गुणनखंड 2 हो जाएंगे, 2 के रूप में होंगे और इसके गुणनखंड 5 के रूप में होंगे। तो यहाँ भी कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा, तो ये भी सहअभाज्य संख्याएं हो गई। अब हम बात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है दोस्तों? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जो होती है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के घातीय गुणनफल के रूप में लिखना, मतलब जिन अभाज्य संख्याओं के एक से ज़्यादा गुणनफल हो जाते हैं उनको हम घातीय रूप में लिख देते हैं। जैसे चलिए हम देखते हैं 40 के हमने गुणनखंड किए, 2 से किया तो 2 का 2 दूनी 4 हो गया, 0 हो गया। फिर 2 से किया 2 10 हो गया, फिर 2 से किया 2 पंचे 10 होता है, 5 से किया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे ये इसके 40 के गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या किया? 40 हमारी क्या थी? 40 भाज्य संख्या थी, तो भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो इसी को हम बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, मतलब भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देना। अब इसको जैसे ये लिखा है घातों के गुणनफल के रूप में लिखना, तो किस तरीके से? इसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक ही अभाज्य संख्या के एक से ज़्यादा गुणनफल हो जाएंगे तो उसको हम घातों रूप में लिख सकते हैं। घात में कैसे लिखते हैं? जिस संख्या का जितनी बार गुणा होता है उतनी उस पर घात चढ़ा देते हैं। जैसे 2 का गुणा 1 2 3, 3 बार गुणा है तो 2 की घात 3 लिख देंगे, और गुणे 5 का गुणा 1 की बार तो 5 लिख दिया, ठीक है ना। इसको हम 5 की घात 1 भी लिख सकते हैं। तो लासा मासा की अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो लासा अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं? LCM कैसे निकालते हैं? तो संख्याओं के जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, जो कॉमन होता है उसकी सबसे बड़ी घात, और अन्य जो कॉमन नहीं होते हैं उनकी जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी भी हम सबसे बड़ी घात ही लिखते हैं। जैसे चलिए देखते हैं 45 है, तो 45 को कैसे करेंगे? 45 का हमने 45 75 का लासा लेना है, तो पहले 45 से गुणनखंड कर लेंगे। तो 45 गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 से किया तो 3 एकम 3 या 1 बचा 15 हो जाएगा, 53 15 5 हो गया। फिर से 3 से किया तो 53 15 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 गुणनखंड हमारे क्या हुए? 45 गुणनखंड हमारे हुए हैं 3 गुणे 3 गुणे 5। अब 75 का गुणनखंड करते हैं, तो 75 गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम शुरू करते हैं इसको भी 3 से करते हैं, तो 3 दूनी 6, 1 इधर आ जाएगा, 53 15 25 हो गया। फिर 25 5 से जाएगा तो 25 5 आ गया, फिर 5 एकम 5। तो इस तरीके से हमारे 75 के गुणनखंड क्या हो गए? 75 के हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 5 गुणे 5 हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 को लिख सकते हैं हम घात के रूप में लिखेंगे, तो 3 का गुणा 2 बार है, 1 2, तो 3 घात 2 लिख दिया, गुणे 5 लिख दिया।
और 75 को हम लिखेंगे घात के रूप में, तो 3 गुणे 5 का गुणा 2 आया तो इसमें 5 की घात 2 लिखेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लासा क्या होता है, संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात होती है, तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, 3 है और 5 है। इसके कौन सा, 3 और 5 है। अब दोनों में 3 5 तो दोनों में है, लेकिन क्या बोला मैंने कि दो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो हमें इसकी भी सबसे बड़ी घात लेनी है और 5 की भी सबसे बड़ी घात लेनी है। ऐसा नहीं करना कि आप 5 की घात 2 है तो वो भी ले लिया और 5 भी ले लिया, और ऐसा नहीं करना है 3 की घात 2 है और 3 है तो वो भी ले लिया। 3 का लेना है तो 3 की जहाँ पे सबसे बड़ी घात हुई, जैसे यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो हम इसका 45 और जैसे हम 45 और 75 का एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा 3 की घात बड़ी कौन सी है, 2 है, 2 लिख देंगे, गुणे 5 की घात बड़ी कौन सी है, तो इसमें इसमें 1 घात है, इसमें 2 घात है, तो बड़ी वाली घात लेंगे, तो 5 की घात 2, तो क्या इसके एलसीएम हो जाएगा 3 घात 2 गुणा 3 बार 2 बार गुणा कर दो, और 5 का गुणा 2 बार कर दो जितनी घात है, तो 3 का गुणा 3 में क्या 9 आया, 9 गुणा 5 में क्या 9 अपना 45 आया, और 45 से गुणा 5 में करेंगे तो 225 आ जाएगा, 225। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 225, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा कैसे करते हैं। तो मासा करने के लिए हमें क्या करना है, संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है, सबसे छोटी घात, लेकिन वो कौन सी लेनी है, जो दोनों में गुणनखंड उभयनिष्ठ हो। इसमें क्या लासा में था कि दोनों में हो वो उसकी बड़ी घात लेनी, और जो दोनों में से नहीं हो कि इसे एक में ही हो तो भी इसकी बड़ी घात लिखनी थी। इसमें जो दोनों में होगा उभयनिष्ठ होगा, मतलब उभयनिष्ठ होता है कॉमन, तो जो दोनों में कॉमन होगा उसकी लेनी है घात, और वो भी छोटी घात लेनी है। जैसे कि हमने अभी आपको गुणनखंड तो करके दिखा दिए थे, तो 45 के गुणनखंड कितने हुए थे, हमारे हुए थे 3 गुणे 3 गुणे 5, या इसको लिख सकते 3 घात 2 गुणे 5, और हमारे 75 के गुणनखंड कितने हुए थे, तो हुआ था 3 गुणे 5 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5 घात 2। तो इसमें उभयनिष्ठ तो हम जैसे 45 और 75 का अगर हम HCF लिखते हैं, का HCF मतलब मासा लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम, देखो जो इसमें में क्या बोला, संख्याओं के सबसे छोटे घात लेनी है, तो यहाँ पे 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो 3 में यहाँ पे 3 घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पे 3 घात कितनी, 1 है, तो हमें छोटी वाली घात कॉमन लेने की, हमने बोला इसमें छोटी घात कॉमन ली जाती है मासा में, लासा में बड़ी घात कॉमन ली जाती है, लेकिन मासा में छोटी घात कॉमन ली जाती है, तो 3 घात 1 वाला ले लेंगे, जिसके ऊपर कोई घात नहीं थी उसके ऊपर 1 घात मानी जाती है, तो ये 3 ले लिया। और अब 5 भी दोनों में कॉमन है, तो 5 में इस इधर कितनी घात है, 2 है, इधर कितनी घात है, 1 है, तो हमें छोटी वाली घात लेनी है, तो हम 5 ले लेंगे। तो इसका मासा कितना आ जाएगा, 5 का गुणा 3 में क्या, 5 3 15 हो जाता है, तो हमारा मासा कितना हो गया, 15। तो हमारा 45 75 का HCF कितना आया, 15, और हमारा 45 75 का LCM कितना आया था, तो वो आया था 225। तो आप समझ पाएंगे, एक लाइन में मैं फिर से बताता हूँ कि हमें लासा में क्या करना है, हमें जो दोनों में कॉमन होगा उसकी तो सबसे बड़ी घात लेनी है, और जो दोनों में अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं होगा उसकी भी हमें बड़ी घात ही लेनी है, जो जिसमें होगा उसमें। और मासा में क्या करना है, जो सब में होगा, जो कॉमन होगा, जो अभाज्य गुणनखंड सभी में होगा और कॉमन हमें छोटी घात लेनी होगी, तब वो हमारा मासा आएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 3 घात 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, तो 3 के हमने छोटी घात ले ली, यहाँ 5 था, यहाँ 5 घात 2 था, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, छोटा छोटा वाला कॉमन ले लिया, तो 3 में गुणा कर दिया, तो 3 गुणे 5 हो गया, 15 में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको इसका जैसे आगे अभी हमारी जो प्रश्नावली आएगी तो उसमें सिद्ध करने को बोलेगा, सत्यापित करने को बोलेगा, तो एक हमारा सूत्र होता है लासा और मासा का, उसको भी ज़रा ध्यान दे लेते हैं। तो हमारा सूत्र होता है दो संख्याओं का, दोनों संख्याएं जैसे 2 संख्याएं दी थी यहाँ 45 75 का एलसीएम निकाला था हमने, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल दोनों संख्याओं का लासा और गुणे दोनों संख्याओं के मासा के बराबर होता है। मतलब अगर हम 45 75 गुणा करके लिखेंगे तो जो 45 75 गुणा आएगा वो इसके लासा जो 225 आया वो उसके, और इसका मासा जो 15 है उसके गुणा के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। तो 45 गुणे 75 करते हैं, और इधर क्या लिखते हैं, दोनों का लासा कितना आया था 225, और दोनों का मासा कितना आया था 15 आया था। तो गुणा करते हैं, अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो ये सूत्र सही है। तो 45 से 75 गुणा करते हैं, 45 पंचे 225 होता है, तो हाथ से लग गया 22,
अब 45 सत्ते 315, 315 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 315 दो 317 और 20 337 हो जाएगा। तो इधर 3375 आ गया। इधर देखते हैं, 15 पना 75, 15 गुणा 225 करेंगे, 15 पना 75 के 5 लिख देंगे, हासिल यहाँ 7 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7, हासिल लगा 3 और 15 दूनी 30 और 3 33। तो हमने देखा कि दोनों संख्याओं को गुणा 45 75 गुणा कितना आया, 3375 आया। तो उनका लासा 225 था और मासा 15 था, उनका भी गुणा 3375 आया। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ की सत्यापित करना होता है कि उनका लासा और मासा का गुणा दोनों संख्याओं का गुणन के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की, गुणनखंड वृक्ष विधि की। इसको ट्री मेथड भी कहते हैं। तो ये जो मेथड होता है वही होता है कि जैसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं कि संख्या के, सेम वही मेथड होता है, बस इसको ट्री के रूप में लिखना होता है। जैसे ब्रांचेज होती हैं ट्री की, वैसे हमें निकालनी होती हैं। तो जैसे हम मान लिया कोई संख्या लेते हैं 240, तो 240 लिया। अब 240 को एक बॉक्स में बंद कर लेना है। अब यहाँ पे हमें कितना लिखना है, इधर हमें इधर नीचे 2 बॉक्स बना लेने हैं ऐसे। तो इस बॉक्स में हमें क्या लिखना है, कौन सी संख्या लिखनी है, और इस बॉक्स में कौन सी संख्या लिखनी है। तो इस बॉक्स में हमें वो संख्या लेनी है जिससे हम 240 में भाग देंगे, और इसमें वो लिखनी है जो इनका भागफल आएगा। तो यहाँ हमें जिस संख्या से हम किसी संख्या में भाग देते हैं उससे हम क्या कहते हैं, भाज्य। तो यहाँ हम लिखेंगे भाज्य। तो पहले हम देख रहे हैं ये 2 से कट जाएगी, तो हम 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2 आया, 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूनी 4 आया, और 0 का 0 लिखा। तो यहाँ भागफल कितना गया, 120 आया। अब हम क्या करेंगे, अब 120 को फिर से हम 2 डिब्बे बनाएंगे इधर, और फिर से हम 2 से काटेंगे। जैसे अभाज्य गुणनखंड किया था सेम वैसे ही होता है, बस हम क्या करते हैं जिससे भाग देते हैं वो इधर लिख देते हैं, और जो भागफल आता है नीचे वो इधर लिख देते हैं। तो अब फिर से हम 2 से करेंगे तो 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, क्योंकि छोटा है, तो 2 डिजिट में लेंगे, 2 छक्का 12 हो जाता है, और 0 का 0 उतार लेंगे। अब हम फिर से 60 को करेंगे, तो 60 को करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम 2 बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और इधर भी 2 बॉक्स बनाएंगे, और फिर से 2 से करेंगे तो 2 का 6 में भाग देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। अब 30 को हम फिर से 2 से करेंगे, इधर भी एक बॉक्स बना लेंगे, और 30 का 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, इधर 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब 15 को हमने किया तो 15 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 इधर लिख देंगे, 3 से भाग देंगे, और इधर कितना आ जाएगा, इधर 3 से भाग दिया 15 का, 53 15 5 आ गया। अब हम 5 को फिर 5 से करेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। जब हमारा भागफल 1 आ जाता है तो वहीं पर हम इस ट्री मेथड को छोड़ देते हैं, गुणनखंड वृक्ष विधि को ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म हो जाती है ये यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अगर आप कंसेप्ट तो इसी से क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से ऐसे समझा देता हूँ। जैसे हमें यहाँ क्या करना होता है, जैसे हमने 240 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से करते तो क्या होता, 2 का गुणा 1 में करते 120 हो जाता, फिर 2 का भाग 12 में देते 60 हो जाता, फिर 2 का देते तो 30 हो जाता है यहाँ पे, फिर 2 से देते तो यहाँ पे 15 हो जाता, फिर 2 से फिर 3 से देते तो यहाँ पे 5 हो जाता, और फिर 5 से देते तो यहाँ पे 1 आ जाता। तो मैं क्या करना था, जैसे हमने 2 से शुरू किया था, तो जिनसे हम भाग देना शुरू करते हैं, जिनसे हम काटना शुरू करते हैं वो इधर बॉक्स में लिखते हैं, और जो काट कर नीचे से भागफल आता है वो हम इधर लिखते हैं। फिर जिससे हम भाग देते हैं, जैसे 2 से भाग दिया तो 2 इधर लिख दिया। अब 120 में दे रहे हैं तो 120 ऊपर लिख दिया जाएगा, और भागफल कितना 60 आया तो 60 यहाँ लिख दिया। फिर से जैसे हमने यहाँ 2 से भाग दिया तो 2 हमने यहाँ लिख दिया 60 को। अब 60 में दे रहे हैं तो 60 ऊपर लिखेंगे, और 30 को हमने यहाँ लिख दिया। फिर से हमने 2 से 30 में दिया तो 2 इधर लिख दिया, और काटने पे कितना आया 15 है तो यहाँ लिख दिया। फिर 15 को हमने 3 से दिया, 3 इधर लिख दिया, 5 इधर लिख दिया। फिर 5 को हमने 5 से किया तो 5 इधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया। अब दोस्तों, इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है जो हमें आगे प्रश्नावली में बहुत ही काम आने वाली है, कि अगर हमें ये वाला पूछा जाता है, मतलब हमें ये भाज्य पूछा जाता है, तो कैसे निकालें, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें भागफल पूछा जाता है तो इसमें इसका भाग कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और अगर हमें ये पूछा जाता है तो हम इसका इसमें भाग कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर चाहे ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, इन दोनों में से एक पूछा जाए और एक दिया हो तो उसका हमें इसमें भाग कर देना है, बीच वाले में भाग कर देना है। और 120 दिया है, 2 पूछ रहा है तो हमें इसमें भाग करना है। 2 दिया है, 120 पे जो है पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से 240 में भाग कर देंगे।
इन दोनों में से कोई चीज़ पूछता है तो हमें 240 में मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी उसमें हमें भाग कर देना है। और अगर यहाँ दोनों संख्याएं दी जाती हैं, यहाँ पे कुछ पूछता है तो हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देना है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है। अब हम कल आपको प्रश्नावली ए के शुरू कर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये मैथ की आसान ट्रिक्स समझ में आई होगी। अगर आपको ट्रिक्स समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपको नए नए वीडियो और आसान तरीके से आपको सवालों को करते रहें और आपको इस तरीके से सिखाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।